हेलो एवरीवन, प्रैप शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं संध्या। अभी तक मैंने आपको बायोलॉजी के काफ़ी सारे टॉपिक कवर करा दिए हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा उसमें। लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों को वो समझ भी ना आए, लेकिन मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको अच्छे से बताऊंगी कि उसमें होता क्या है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है बच्चों को समझने में। तो अच्छे से आपको सुनना है, समझते हुए चलना है। मैं एग्जाम्पल्स के साथ आपको इस चीज़ को समझाऊंगी। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है जेनेटिक्स। मैंने आपको जो रिप्रोडक्शन पढ़ा दिया है, रिप्रोडक्शन में मैंने आपको क्या पढ़ा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वहां पर भी इस चीज का यूज हुआ था, क्रोमोसोम्स का। जहां पर मैंने डिवीजन बताया था आपको कि डिवीजन कितने टाइप्स का होता है, किस किस टाइप से होते हैं। वहां पर भी क्रोमोसोम का यूज था, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम। तो जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें एक्चुअल में ऐसा क्या होता है जो कि वो हेल्प करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। उनमें जो चेंजेस आते हैं, मैंने बताया था ना, मियोसिस, उसमें डबल होता है। मतलब एक होता है एक से, जैसे कि उसका अगर क्रोमोसोम नंबर 46 है, मान लीजिए 23 पेयर है, तो जब मियोसिस हो जाएगा तो हाफ हो जाएंगे नंबर ऑफ। तो जिसने भी वीडियो नहीं देखी है सेल डिवीजन वाली, वो एक बार जाके चेक कर लीजिए। तो जो डिवीजन है वो किस तरीके से हुआ था, उसमें क्या था ऐसा जहां पर डिवाइड होके वो हाफ हो गए। तो आज की क्लास में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है जेनेटिक्स। तो आज हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स, और जो कुछ भी पीछे का आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन में बताया गया है, आपको अच्छे से वो समझ जाएगा कि ऐसा हुआ क्यों है, माइटोसिस क्यों हुआ है, मियोसिस क्यों है। क्लियर है? तो बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक क्या है आज का? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्लियर है? देखिए, जेनेटिक्स होता क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं जेनेटिक्स होता क्या है। ये एक ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील करती है किसमें, हेरिडिटी और वेरिएशन में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम इसमें? हेरिडिटी और वेरिएशन। तो एक बार इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे। इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच deals with deals with heredity and वेरिएशन। क्लियर है? किससे डील करेगी? हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब ये दोनों वर्ड्स आपके लिए नए हैं, बिल्कुल आपको नहीं समझ आ रहा होगा कि ये क्या है, हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे। तो जो हेरिडिटी वर्ड होता है उसका मतलब है ऐसे कैरेक्टर जो हमें पास आउट हुए हैं हमारे पेरेंट्स से, या फिर हमसे पास होंगे कहाँ पर, हमारी अगली जनरेशन में। क्लियर है सबको ये? तो उसी को बोलते हैं हेरिडिटी, यानी ट्रांसफर ऑफ जीन्स। अब जीन्स क्या होता है, वो होता है। वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं और हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं है हम एक दूसरे की, हमारे अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हैं। मैंने आपको बताया था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी बनते हैं। क्यों बनते हैं ये भी बताया था, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बताया था। देखिए, जैसे कि मान लीजिए रोज प्लांट है ना, आपने कहीं पर देखा, आप जा रहे हैं, आपने देखा कि रोज प्लांट है, रोज प्लांट बहुत सुंदर लगा आपको कि हाँ बहुत अच्छे कलर का उस पर रोज लगा हुआ है, फ्लावर लगा हुआ है। आपने सोचा कि मेरे को भी ये चाहिए अपने घर पे, अगर मेरे को चाहिए मेरे को लेके आना पड़ेगा। तो आपने क्या है, आपने बायोलॉजी पढ़ी हुई थी अच्छे से, आपको पता था। आपने क्या किया, आप उसकी एक स्टेम का छोटा सा पार्ट लेके कट करके ले आए, तोड़ के उसे ले आए अच्छे से, किसमें, मट्टी के अंदर दबा के उसे अच्छे से घर तक ले आए। अपने घर में लाके आपने क्या करा, एक गमला लिया, एक पॉट लिया, उसमें अच्छे से मट्टी वट्टी खाद वाद सब कुछ डाल के, पानी डाल के अच्छे से पूरा एनवायरमेंट इसका ऐसा बना दे ताकि वो क्या करे, जो स्टेम आप लेकर आए हैं वो ग्रो कर जाए ना। तो आके आपने उसमें स्टेम लगा दी, कुछ दिन आपने पानी दिया उसे और अच्छे से धूप दी, अच्छे से सब बिल्कुल रखा, उसका ध्यान रखा, उसकी केयर करी। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, उसमें लीव्स निकलना शुरू हो जाएंगे। फिर लीव्स निकलेंगे, धीरे धीरे लीव्स निकलने के बाद कुछ टाइम बाद उसमें फ्लावर भी आ जाएगा। फिर वो फ्लावर आएगा, वही वाला फ्लावर आएगा जो आपने वहां पर देखा था, एग्जैक्ट कॉपी होगा वो उसकी, है ना, एग्जैक्ट होगा उसके जैसे दिखने वाला, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर वो उससे चेंज होता, मान लीजिए कि आपने वहां पे पर्पल कलर का देखा और यहाँ पर कैसा आ रहा है, पर्पल और व्हाइट आ रहा है, हल्का सा ना मिक्स आ रहा है, या फिर लाइट पर्पल आ रहा है, या फिर उससे डार्क पर्पल, उसके कंपैरिजन में डार्क पर्पल है, तो आप क्या बोलेंगे कि वेरिएशन हुई है। क्या हुई है? वेरिएशन हुई है और चेंजेस आए हैं। क्या आए हैं? चेंजेस आए। तो वेरिएशन का मतलब क्या है, चेंज आए हैं एज कंपेयर टू पेरेंट। अगर हम पेरेंट को देखें और ऑफस्प्रिंग को देखें तो क्या हुए, दोनों में चेंजेस हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, जब आपने रोज प्लांट को ग्रो किया तो वो एग्जैक्ट कॉपी है। ऐसा क्यों हुआ कि वो एग्जैक्ट कॉपी बना?
क्योंकि वहां पर क्या हुआ है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। मतलब वहां पर देखिए आपका एक प्लांट था, इस तरीके से प्लांट था आपका रोज का, है ना, इस तरीके से इसमें लीव्स लगी हुई थी। तो आपने क्या करा, आपने ये वाला पार्ट कट कर लिया, ये वाला स्टेम कट कर लिया और आके अपने पॉट में लगा दिया, ठीक है, लगा दिया। अब ऐसे लगा हुआ यहाँ पे आप उसे रोज वाटर दे रहे हैं, रोज उसको अच्छा सा एनवायरनमेंट दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, धूप दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, उसका केयर कर रहे हैं। तो क्या होगा, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट इसी की तरह, इसी के सेम कलर होगा, सेम बिल्कुल जैसा ये दिख रहा है उसी टाइप का हो जाएगा, एकदम सेम। क्लियर है, सेम होगा। तो एग्जैक्ट कॉपी क्यों हुआ, क्योंकि एक ही पेरेंट था। यहाँ पर क्या था, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं क्या हुआ है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। यहाँ पर क्या था, इन्वॉल्वमेंट सिर्फ किसकी थी, सिंगल पेरेंट, यानी वन पेरेंट। या मैं लिख देती हूँ सिंगल पेरेंट। किसकी इन्वॉल्वमेंट थी, सिंगल पेरेंट थी, एक ही आप लेकर आए थे। ऐसा तो नहीं है कि एक स्टेम यहाँ से ली और एक और बराबर में इसके पौधा लगा था, एक स्टेम यहाँ से ली और दोनों को आके आपने जोड़ के और पौधे में लगा दिया तब जाके फैला, ऐसा नहीं हुआ। आपने एक पेरेंट लिया, एक सिंगल पेरेंट लिया और उससे क्या बना, एग्जैक्ट कॉपी बन गई उसकी। क्लियर है, तो ऐसा क्यों हुआ, इसमें कोई चेंज नहीं आया, कोई वेरिएशन नहीं आई। जो चेंजेस आते हैं ना देखने को मिलता है हमें, वो नहीं आई। तो इसलिए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक ही पेरेंट है। जब दो पेरेंट होंगे तब वेरिएशन होगी, तब चेंजेस होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है जेनेटिक्स, वो इसी से डील करेगी कि हेरिडिटी क्या होता है, यानी जो हमें पास आउट होते हैं कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स से, और जो वेरिएशन क्या होता है, मतलब क्या क्या हमारे चेंजेस जो है हमें देखने को मिलते हैं, किस वजह से मिलते हैं, क्योंकि किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर क्या होता है, चेंजेस क्यों नहीं होते। क्लियर है, अब देखिए, अब जेनेटिक्स में हम बेसिकली पढ़ेंगे किसके बारे में, एक बार वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा न्यूक्लियस। क्या है हमारा ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद क्या आएगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, डीएनए। क्या होता है, डीएनए। और डीएनए के अंदर क्या होते हैं, हमारे जीन्स। हमारे क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। क्लियर है, अब देखिए न्यूक्लियस आपको पता है एक सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ये इसकी मेम्ब्रेन है ना, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ जब मैंने सेल पढ़ाया था। तो न्यूक्लियस के अंदर, अब इसको हम बड़ा करके देखेंगे, जूम करके देखेंगे तो हमें क्या दिखेंगे, क्रोमोसोम्स दिखेंगे। पहले वो क्रोमोसोम्स इस तरीके से होते हैं, क्रोमैटिन की फॉर्म में होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अभी डिटेल में बता दूं, जस्ट ओवरव्यू दे रही ताकि आपको क्लियर रहे कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, ये ऐसे पड़े रहते हैं क्रोमैटिन की फॉर्म में। किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। ये क्या है, न्यूक्लियस। क्लियर है आपको। अब ये क्रोमैटिन क्रोमोसोम कब बनते हैं, जब क्या करना होता है, डिवीजन करना होता है। क्या क्या बोला मैंने आपसे, क्या करना होता है, जब डिवीजन करना होता है तो ये इस तरीके से कंबाइन हो जाता है। सेल डिवीजन बताया था ना आपको, जब सेल डिवीजन होता है तो ये क्रोमैटिन क्रोमोसोम की फॉर्म में कन्वर्ट, तो ये क्या है आपके क्रोमोसोम्स है। क्लियर, इनके अंदर डीएनए। डीएनए कैसे है, देखिए डीएनए हम दिखाएंगे, इनके अंदर क्या है, डीएनए है ये। और अगर आप इसे जूम करके देखेंगे, डीएनए को अगर आप जूम करके देखेंगे तब आपको क्या मिलेगा, जीन। इस पे लगे हुए हैं जीन, इस तरीके से ये डीएनए आपका और ये आपके जीन प्रेजेंट है इसके ऊपर। क्लियर है, तो ये है आपका डीएनए, इसके अंदर ये छोटा छोटा, और ये आपका जीन। तो आपको कुछ समझ आया मैंने क्या बताया, क्या ओवरव्यू देना चाहती हूँ मैं, क्या एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, कोई बात नहीं है, फिर से बताए। देखिए ये आपका न्यूक्लियस है, सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्रोमेटिन की फॉर्म में पड़े रहते हैं कौन, क्रोमोसोम्स। क्रोमेटिन क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। मैं आगे और अभी डिटेल में बताऊंगी इसे, तब तक के लिए आप देख लीजिए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर है, क्रोमेटिन होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये भी क्रोमोसोम की ही एक फॉर्म है, लेकिन ये हमेशा इस तरीके से पड़े रहते हैं, इस तरीके से सेल में प्रेजेंट रहते हैं। बट जब भी सेल डिवीजन होना होता है, सेल डिवीजन होता है, तब क्या करते हैं, तब ये खुद को किस फॉर्म में ले आते हैं, क्रोमोसोम्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में ले आते हैं,
क्रोमोसोम की फॉर्म में। फिर क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट, डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन होता है। क्लियर है आपको ये सब? अब डिटेल में पढ़ेंगे हम एक एक के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज जीन। जीन क्या होता है, इस तरीके से पढ़ेंगे ना, जीन फिर डीएनए फिर क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस तो आपने पढ़ ही लिया है सेल वाले चैप्टर में। क्लियर सबको? जीन क्या होता है बताइए जरा, कि जिसको पता है एक बार कमेंट करके बताइए, ट्राई कीजिए एक बार बताने का। बताइए एक बार क्या होता है जीन। अब यहाँ पर ना फिर से आपको मैं एक चीज फिर से बताऊंगी, रिपीट कराऊंगी कुछ चीजें ना। जैसे कि हमने किडनी पढ़ा था, तो उसकी जो बेसिक यूनिट थी, स्मॉल यूनिट थी, स्मॉलेस्ट यूनिट, वो कौन सी थी? किडनी की कौन सी थी? नेफ्रॉन। क्या थी? नेफ्रॉन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? नर्वस सिस्टम पढ़ा था, उसकी क्या थी? न्यूरॉन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने जब स्टार्ट किया था चैप्टर तो लाइफ, जो हमारी लाइफ है उसकी जो स्मॉल यूनिट है, बेसिक यूनिट है, वो क्या है? सेल। इस तरीके से मैंने आपको बताया था। तो जीन भी हमारी क्या है, अगर मैं लिखना चाहूँ जीन के बारे में कुछ लाइनें, तो जीन क्या है हमारी? स्मॉलेस्ट यूनिट है। क्या है? स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट या बेसिक यूनिट, यूनिट ऑफ क्या? क्रोमोसोम। किसकी यूनिट है? क्रोमोसोम की, या आप बोल सकते हैं जेनेटिक्स की। क्लियर? तो जो इस क्रोमोसोम की जो बेसिक यूनिट है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसे हम क्या बोलेंगे? जीन। उसे क्या बोलेंगे? जीन। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवर्ड बाय जॉनसन। क्या बोला मैंने? जॉनसन। क्लियर है? इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, या फिर जो मेनली इन्होंने नेम दिया था, क्या किया था इन्होंने? जो नाम दिया था ना, नाम जीन, वो किसने दिया था? जॉनसन ने। क्लियर? सबको क्लियर हो गया? ये स्मॉलेस्ट यूनिट है और डिस्कवर किया था इसे जॉनसन ने। और क्या होता है, और क्या बोल सकते हैं हम इसे? ये वो सेगमेंट्स होते हैं या फ्रेगमेंट्स होते हैं। फ्रेगमेंट्स पता है ना आपको, टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं? सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, सेगमेंट्स ऑफ डीएनए विच डिसाइड आवर ट्रेट्स। क्या बोला मैंने आपसे कि ये वो फ्रेगमेंट्स हैं, जीन क्या है? वो फ्रेगमेंट्स हैं, सेगमेंट है छोटे छोटे, या फिर हम सेगमेंट बोल सकते हैं, जो क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं हमारे ट्रेट्स को। व्हाट इज ट्रेट्स? अब आप सोच रहे हैं ट्रेट्स क्या होता है? बताइए जरा, किसी को पता है ट्रेट्स क्या होता है? ट्रेट्स, ट्रेट्स होता है कैरेक्टर, हमारे कैरेक्टर, या फिर मैं बोलना चाहूँ अगर सिंपल लैंग्वेज में तो एक्सप्रेशन। जो हमारा एक्सप्रेशन है वो क्या है? वो क्या है? ट्रेड्स। उन्हें साइंटिफिक टर्म में हमने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया हमने? ट्रेड्स। किसको? एक्सप्रेशन को। देखिए कैसे, अब मैं इसको एक बार समझाने की कोशिश करती हूँ आपको कि इसमें हो क्या रहा है, जेनेटिक्स में हम पढ़ क्या रहे हैं। मान लीजिए कि ना आपके मदर है, ठीक है, उनके हाइट मान लीजिए 5 फीट है, क्लियर, और आपके जो फादर है उनकी 6 फीट है, ठीक है, इतना डिफरेंस है। 5 उनकी 5'3" मान लीजिए, और फादर की मान लीजिए 6 है, इतनी है। तो जो आप मतलब उन दोनों का फिर जो बेबी होगा, मान लीजिए एक वुमन है उसकी है 5'3", और एक जो मैन है उसकी है 6, ठीक है। अगर फिर उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग होगा, उनका जो बेबी होगा, उसकी हाइट के चांसेस क्या है? कितनी हाइट हो सकती है? छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है? दोनों तरीके की हो सकती है। हो सकता है जैसे 2-3 बच्चे हो सकता है किसी बच्चे की छोटी रह जाए, है ना, वो ज्यादा ग्रो ना कर पाए, लेकिन कोई कोई एक बच्चा इसमें से ऐसा होगा जो 6 फीट की हाइट है वो अचीव कर लेगा। तो ऐसा क्यों हुआ? कि क्योंकि कुछ ट्रेड्स हैं, ट्रेड्स मतलब कैरेक्टर्स हैं, वो किससे आएंगे? पेरेंट्स से आएंगे, कुछ किससे आएंगे? मदर से आएंगे, दोनों मिक्स होंगे। हो सकता है किसी की हो मीडियम हाइट हो, ना ज्यादा बड़ी हो ना ज्यादा छोटी हो, क्लियर। तो ये क्या होता है? मिक्सिंग होती है। वेरिएशन का मतलब क्या है? चेंजेस आते हैं, मैंने बताया था वेरिएशन चेंजेस आते हैं। मिक्सिंग होती है जीन्स की, डीएनए की, जब वो क्या करते हैं, जब जब स्पर्म और ओवा मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट ब्रेक डाउन होता है। तो जब स्पर्म और ओवा मिलते हैं तो क्रोमोसोम सारे मिक्स हो जाते हैं आपस में,
और उसमें से जो बेस्ट कैरेक्टर होता है ना, जो हमारी बॉडी है, जो हमारा सिस्टम है, वो इस तरीके से वर्क करता है कि जो बेस्ट होता है ना वही हमें शो करता है, जो बेस्ट होता है वही शो करता है। क्लियर है? जिससे कि हमारे घर में कुछ भी चीजें हो, कुछ भी चल रहा है, कैसे भी चल रहा है, लेकिन अगर हमारे साथ में मान लीजिए आपके घर में बच्चे हैं, ठीक है, तो वो लड़ते रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन अगर कोई आएगा तो वो उसके सामने थोड़ी लड़ेंगे। या अगर आप लड़ते रहते हो किसी से, लेकिन अगर कोई आपके घर पे आता है या आप कहीं जाते हो तो आप हमेशा लड़ाई तो करते नहीं हो, क्योंकि आपको दिखाना है, आपको शो करना है अपना बेस्ट पार्ट। ये नहीं कि अपने लड़ते रहते हो तो वहां भी दिखा रहे। क्लियर है? मेरी कुछ चीजें समझ आई, हो सकता है भी किसी किसी को मेरी बातें नहीं समझ आ रही हूँ कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, मैं सिर्फ आपको इतना सा बताना चाह रही हूँ। लेकिन जब आप पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं आपको कंफर्मेशन दे सकती हूँ कि आप इसको बोलेंगे कि हाँ जेनेटिक्स हमें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है? अब देखिए, जो फ्रेगमेंट्स और सेगमेंट होते हैं डीएनए के, वो डिसाइड करते हैं हमारे एक्सप्रेशन को, हमारे कैरेक्टर्स को, उन्हें बोलते हैं ट्रेट्स। साइंटिफिक टर्म में उन्हें क्या बोलते हैं? ट्रेट्स बोलते हैं। क्लियर है? थोड़ा सा आगे बढ़े हम। ठीक है, जो जेनेटिक्स होती है, मैं एक चीज और बता देती हूँ यहाँ पे, थोड़ी सी एक चीज और क्लियर कर देती हूँ। मैं जीन्स के बारे में बता दिया, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले मैं एक चीज और बता देती हूँ आपको। जो जेनेटिक्स होती है, जैसे मैंने आपको यहाँ लिखवाया है हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ठीक है, और इसके लिए एक और टर्म यूज की जाती है, क्या है वो? जेनेटिक्स मेनली दो चीजों से मिलकर बनी, डाइवर्सिटी और इनहेरिटेंस। वो सेम मीनिंग है, इनका सेम मीनिंग है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, चलो मैं इसके बारे में बताई थी, एक बार डिटेल में बताती हूँ थोड़ा सा वेरिएशन के बारे में। कि वेरिएशन, हेरिडिटी तो पता चल गया आपको, जो कैरेक्टर्स कहाँ से आएंगे, या तो मदर से आएंगे या फादर से आएंगे। अब क्या बताना है आपको? वेरिएशन। तो वेरिएशन का रीजन क्या है हम जान लेते हैं एक बार। रीजन फॉर वेरिएशन, या फिर लीजिए रीजन ऑफ वेरिएशन। देखिए, अब हेरिडिटी मैंने आपको बता दी, मदर से फादर से हम अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। बहुत सारी चीजें, जैसे बेबी होता है ना, जैसे बेबी हुआ तो उसमें क्या करते हैं, बेबी को देखते हैं, इसकी आईज तो अपने पापा की तरह है, इसकी नोज अपनी मदर की तरह गई है बिल्कुल, है ना, ये तो बिल्कुल सॉरी इसका ऐसा बना हुआ है, इसकी मदर की तरफ है, या इसके दादा की तरफ गया है, या इसकी नानी की तरफ, इस तरीके से बातें होने लगती है। तो वो क्या हो रहा है, वो ये शो कर रहे हैं कि हेरिडिटी हुई है कैरेक्टर्स की। हेरिडिटी का मतलब जो कैरेक्टर है बच्चे के अंदर, वो किससे आए, या तो मदर से आए या फिर फादर से आए, उन दोनों के कैरेक्टर मिलके ही क्या बने हैं, बेबी जो है उसके कैरेक्टर। लेकिन कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो थोड़े से अलग हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं, जो नॉर्मली पेरेंट्स में नहीं होते, ना ही मदर में होते, ना ही फादर में होते। तो वो उन्हें हम क्या कहते हैं कि वेरिएशन हुई है, चेंजेस आए। तो वेरिएशन का रीजन क्या है, क्यों आती है वेरिएशन? सबसे पहला तो वही कि जो पेरेंट्स से क्या है, सबसे पहला क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहला है, जो चेंजेस हैं, जो रीजन है वेरिएशन का, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे है, अभी बताया था मैंने आपको, बताया था अभी। कौन सा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल दिया था, रोज वाला। रोज दूसरे रोज की एग्जैक्ट कॉपी बनेगा, बट हम अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, उनके कुछ कैरेक्टर हमारे अंदर हैं, मदर के हैं, कुछ फादर के हैं, बट दोनों के मतलब ऐसा भी है कि कुछ हमारे पास कुछ डिफरेंट भी है, उन दोनों से अलग भी है चीजें हमारे पास। तो वो किस वजह से है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया है उन्होंने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, इस वजह से हमारे अंदर चेंजेस है। नेक्स्ट कौन सा है? म्यूटेशन। नेक्स्ट कौन सा है? म्यूटेशन। अच्छा, म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन बोलो या फिर डाइवर्सिटी बोलो, म्यूटेशन क्या होता है वैसे, बताइए जरा। कुछ है आइडिया? ये वर्ड आपने कहीं सुना है? म्यूटेशन सुना है? नहीं सुना? चलिए कोई बात नहीं, मैं क्लियर कर देती हूँ। मान लीजिए कि ना आपके परदादा, है ना, उनके बाल बहुत, परदादा दादी उनके बाल बहुत लंबे लंबे थे, बहुत लंबे लंबे थे और सॉफ्ट थे। ठीक है, फिर आपके दादा दादी हुए, उनके बाल भी बहुत लंबे लंबे सॉफ्ट थे। फिर उसके बाद जो आपके मम्मी पापा, मतलब आपके पापा आए, है ना, तो पापा के भी बाल कैसे थे, बहुत लंबे थे, सॉफ्ट थे बहुत, मतलब लंबे तो खैर नहीं हो सकते पापा के, चलो उधर की साइड से बात कर लेते हैं। पर नाना पर नानी थे, उनके नानी के बाल बहुत लंबे थे। और उसके बाद जो आपकी दादी हुई, मतलब नानी हुई, उनके बाल भी, नानी आई जो, उनके बाल भी लंबे थे और नाना के भी ठीक थे, सिल्की सिल्की थे। आप ऐसा समझ लीजिए सीधे सीधे बाल थे। क्लियर है? सीधे सीधे बाल थे सबके।
सारी जनरेशन में। उसके बाद जब दादा दादी, तो शुरू से शुरू करते हैं ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, आपको क्लियर करते हैं। परदादा है, उनके जो बाल हैं वो भी सीधे साधे हैं। उसके दादाजी हैं, वो है हमारे दादाजी हैं, उसके बाद उनके बाल भी एकदम सीधे हैं, स्ट्रेट, ठीक है। अब लंबे तो नहीं बोल सकते, दादा के बोल इसलिए। उसके बाद फिर पापा हुए हमारे फादर, उनके बाल भी एकदम सीधे हैं, स्ट्रेट, सीधे रहते हैं हमेशा ना, ऐसे मुड़ते नहीं है। लेकिन जो आपका भाई हुआ है ना, उसके बाद जो आपका भाई हुआ, उसके बाल कैसे हो गए, कर्ली हो गए, कर्ली, ऐसे हो गए, कर्ली हेयर्स होते हैं ना, ऐसे हो गए। तो आप अब देखा जाए तो जो परदादा थे उनके भी स्ट्रेट हेयर थे, जो दादा थे उनके भी स्ट्रेट हेयर थे, जो फादर थे उनके भी स्ट्रेट हेयर थे। तो जो सन हुआ, जो बेटा हुआ, उसके कर्ली हेयर कहाँ से आ गए, एकदम से कहाँ से आ गए। तो इसी को हम बोलते हैं कि म्यूटेशन हुई है, डाइवर्सिटी हुई है, चेंजेस हुआ है। एकदम से क्या हो गए, म्यूटेशन हो गई, एकदम से चेंज हो गया हेयर में ना। या फिर इस तरीके से हम हेयर की लेंथ, या फिर हम हेयर कलर भी ले सकते हैं। मान लीजिए सबके ब्लैक थे, उसके बाद ब्लैक थे, लेकिन अब जो आपका भाई वो उसके बाल कैसे हो गए, ब्राउन हो गए। तो ये चेंज आ गया एकदम से। तो इसे ही हम बोल रहे हैं, एकदम से जो चेंज आता है उसे बोलते हैं म्यूटेशन। धीरे धीरे आता है, स्लोली स्लोली वो दिखता है सबको, बट एकदम से चेंज आएगा उसे बोलेंगे म्यूटेशन। क्लियर है, सबको क्लियर है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है हमारा रीजन, वेरिएशन का थर्ड कौन सा है, थर्ड रीजन क्या है, एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट का मतलब आपको पता चल गया होगा, पता चला, नहीं पता चला, नहीं पता चला, एनवायरमेंट से कैसे वेरिएशन होगी, नहीं पता चला। चलो कोई बात नहीं, मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको। देखिए, जो यहाँ पर हैं, जैसे कि हम लोग हैं यहाँ पर रह रहे हैं, मान लीजिए कि एक जगह है राजस्थान, और एक कुछ लोग हैं वो जम्मू में रह रहे हैं, वो दोनों क्या थे, भाई भाई थे, ब्रदर ब्रदर, ठीक है। तो क्या हुआ, कुछ रीजन की वजह से राजस्थान छोड़ के उन्हें जम्मू जाना पड़ा, या फिर मान लीजिए कि शिमला जाना पड़ा, जहां पर स्नोफॉल होती रहती है, ठीक है, वहां पर वो शिफ्ट हो गए। अब क्या हुआ, जो उसके बाद दोनों क्या थे, दोनों मैरिड थे, जो उसके बाद अगली जनरेशन आई, नेक्स्ट जनरेशन दोनों की आएगी, जो राजस्थान वाला है उनकी भी, और जो शिमला में है जहाँ पर स्नोफॉल होती रहती है, जहाँ टेम्परेचर बहुत कम रहता है, वहां पर जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, तो दोनों में क्या होगा, डिफरेंस होगा। कैसे होगा डिफरेंस, कि जो राजस्थान वाले हैं उनका कल्चर अलग होगा, उनका बिहेवियर अलग होगा, वहाँ के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी होगी, है ना। हो सकता है थोड़े वो काले हों, थोड़ा सा उनको गर्मी ज्यादा लगती है ना, इस तरीके की उनकी बॉडी होगी। लेकिन जो वहां रहते हैं, शिमला में रह रहे हैं, वो थोड़े से गोरे होंगे, क्योंकि उनका एनवायरमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है ना। इन्वायरमेंट की वजह से वो उन्हें गर्मी कभी देखने को नहीं मिलती, बहुत कम, बहुत रेयर गर्मी पड़ती है। उसके बाद स्नो की वजह से वो हमेशा कपड़े वपड़े पहन के रखेंगे, है ना, और उनको ठंड ज्यादा लगती है। क्लियर है। तो इस तरीके का जो उनकी वेरिएशन है, चेंजेस क्या होंगे दोनों में, ये हो जाएंगे कि वो थोड़े से गोरे हो जाएंगे और वो थोड़े से काले जाएंगे, क्योंकि वहां पे सनलाइट पड़ती रहती है डायरेक्ट राजस्थान में, और शिमला में नहीं पड़ती सनलाइट, बहुत कम दिखती है, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर बर्फ ज्यादा होती है वहां पर सनलाइट नहीं दिखती, तो वहां पर वो कैसे जाएंगे, गोरे गोरे रहेंगे, ठीक है, व्हाइटिश रहेंगे उनका। तो दोनों में चेंजेस आ गए, लेकिन दोनों के जो पेरेंट्स थे, अगर हम देखें दोनों के दादाजी तो सेम है, पेरेंट्स हो गए, दोनों भाई भाई हो गए, वो भी सेम है, लेकिन जो अगली जनरेशन आई वो क्या हो गई, चेंज हो गई। किसकी वजह से चेंज आया, किसकी वजह से वेरिएशन आई इसमें, एनवायरमेंट की वजह से, किसके अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, उनके अंदर क्या आ गई, वेरिएशन आ गई, चेंजेस आ गई। अगर वही दोनों राजस्थान में रहते तो हो सकता था कि उनके बच्चे क्या है, सिमिलर दिखते ना। एक जो मैं कलर बता रही हूँ, उसका कलर का रीजन ये भी है, अगर हमारे पेरेंट्स का कलर होगा तो लगभग हमारा भी उनके तरह ही कलर होगा, कुछ है जो अलग हो जाता है। बट मैं आपको उन सारे फैक्टर को अगर मैं छोड़ देती हूँ ना, कि हमारा मेलानिन पिगमेंट रिलीज होता है हमारी स्किन में, उसकी वजह से कलर, वो सब मैं हटा देती हूँ अगर 2 मिनट के लिए, मैं सिर्फ किसके बेसिस पे देख रही हूँ, एनवायरमेंट के बेसिस पे देख रही हूँ, तो आपको पता चल जाएगा डिफरेंस, ठीक है। तो क्या होगा, वेरिएशन होगा, किसकी वजह से, एनवायरमेंट। ये 3 रीजन होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, वेरिएशन होती है। क्लियर है आपको, ये सब समझ आ गया आपको। अब देखें, आगे बढ़े जरा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वेरिएशन आपको अच्छे से समझ आ गया। हेरिडिटी का मतलब है जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर। क्लियर। देखिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्या बोला मैंने आपसे, फादर ऑफ जेनेटिक्स। आप इसे मार्क कर लीजिए जो मैं लिखवाने वाली हूँ।
ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कौन है फादर ऑफ जेनेटिक्स, किसे कहते हैं? सर ग्रेगर मेंडल। कहीं कहीं भी आपको नाम इसका मेंडल भी देखने को मिल सकता है ना, सिर्फ मेंडल भी आ सकता है ऑप्शन में, और पूरा भी आ सकता है ग्रेगर मेंडल। क्लियर है आपको? इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया तो इसका मतलब इन्होंने कुछ ना कुछ बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अचीवमेंट वाला काम किया हो। तो जेनेटिक्स की डिस्कवरी, जीन का एक्सप्रेशन, जीन ट्रेड्स, ये सब क्या होता है, ये सब इन्होंने ही पता लगाया था। किसके ऊपर पता लगाया था? इनका जो प्लांट जो इन्होंने लिया था वो कौन सा था? पी प्लांट। कौन सा प्लांट था वो? पी प्लांट। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम भी पूछ सकते हैं, क्या था वो, क्या होता है? पीजम सटाइवम। क्या बोला मैंने आपसे? पीजम सटाइवम, ये था पी का साइंटिफिक नेम। क्लियर है? ये पी का साइंटिफिक नेम है। इन्होंने स्टडी किसके ऊपर की थी? पी प्लांट के ऊपर। इन्होंने बहुत साल तक, मतलब इन्होंने अपनी पूरी लाइफ कह सकते हैं इसी के ऊपर, जेनेटिक्स के ऊपर लगा दी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। मतलब इन्होंने पी प्लांट को इतना अच्छे से ऑब्जर्व किया, उसके ट्रेड्स देखे, उसको ऑब्जर्व किया, उसके कैसे कैरेक्टर शो हो रहे हैं, उसके बेसिस पे इन्होंने 7 ट्रेड्स लिए थे, 7 कैरेक्टर लिए थे किसके? पी प्लांट के। वो मैं एक एक करके आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से थे। देखिए, सबसे पहला था, जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो है आपका कलर ऑफ, सबसे पहले लिख लीजिए आप हाइट ऑफ, हाइट ऑफ प्लांट। उसके बाद कलर ऑफ पॉड। थर्ड वन इज कलर ऑफ, ऐसे लिखो, शेप ऑफ पॉड। थोड़ा पास पढ़ में 7 कैरेक्टर्स लिखना है। शेप ऑफ पॉड। उसके बाद कलर ऑफ सीड। नेक्स्ट शेप ऑफ सीड। क्लियर है? कितने हो गए? 2 4 5। कलर ऑफ फ्लावर। और नेक्स्ट आपका क्या हो गया? लास्ट वन इज पोजीशन ऑफ फ्लावर। पोजीशन ऑफ फ्लावर। मैं एक बार आपको समझाना चाहती हूँ कि ये चीजें हैं क्या, इन्होंने क्या क्या ली थी। 7 चीजें ली थी, ठीक है? 7 ट्रेड्स थे इनके। एक बार मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ये इस तरीके से और ये क्लियर है? थोड़ी सी बनाई थी, फिर आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि ये चीजें हैं क्या और किस बेसिस पे ये लिया गया है, इन्होंने इसके बाद क्या डिसाइड किया, इनको क्या रिजल्ट मिला। क्लियर है आपको? और ये ना आप अच्छे से बना लीजिएगा अपने पास, क्योंकि इसके बेसिस पे ना आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं क्या लिखवा रही हूँ। थोड़ा सा ना समझने में आपको इजी रहेगा। ये जो जेनेटिक्स है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कैसे मैंने लिखवाया है। अब यहाँ पर ये नाम मिटाना पड़ेगा, इसका नाम मैं ऊपर लिख देती हूँ। ये है आपका डोमिनेंट, यहाँ लिखा जाएगा डोमिनेंट एलील, यहाँ लिखा जाएगा आपका रिसेसिव एलील। ठीक है? और यहाँ क्या लिखना था? पी प्लांट। पी प्लांट, उसका साइंटिफिक नेम पीजम सटाइवम। ठीक है? और ये आपके हो गए एलील्स। इधर लिखेंगे हम ट्रेड्स। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि एलील। आप कहें मैडम ये एलील लिख दिया आपने, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या है। देखिए, तो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं, ट्रेड्स क्या, और ट्रेड्स को देख लेते हैं। ट्रेड्स क्या होता है? कैरेक्टर्स होते हैं बेसिकली ना। ट्रेड्स का मीनिंग होता है कैरेक्टर्स। जो कैरेक्टर्स हम शो कर रहे हैं, जिसकी कैरेक्टर है ना ये
प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट, प्लांट की हाइट कितनी है, ये उसका कैरेक्टर है, ये उसका ट्रेट है, साइंटिफिक टर्म में बोलेंगे उसे ट्रेट। और एलील क्या होता है, एलील का मतलब है कि कोई भी एक जो अपने आप को दिखा रहा है क्या, डोमिनेंट। जैसे कि मान लीजिए हाइट है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, ठीक है, तो जो हाइट है वो किस तरीके से दिखाई जा रही है उसमें, मान लीजिए इस वे में कह रही हूँ, बायोलॉजिकल टर्म में किस तरीके से शो हो रही है। जैसे कि अगर किसी की हाइट बहुत ज्यादा लंबी है तो हम उसे दिखा रहे हैं कैपिटल टी से, है ना, और किसी की हाइट छोटी है तो हम दिखा रहे हैं इसे स्मॉल टी से। तो ये क्या है, एलील है। अब जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, टी और टी, यानी वो कैपिटल, यानी वो बड़ा बनेगा, लेंथ में बड़ा बनेगा। ये मैं एक बार और समझा दूंगी, मैं एलील समझा रही हूँ बेसिकली आपको ना। समझ आया सबको, नहीं समझ आया, दोबारा से बता दूं। एलील का मतलब है टू और मोर देन टू ट्रेट्स, मैंने क्या बोला, टू और मोर देन टू ट्रेट्स आर कॉल्ड एलील। देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, एक बार फिर से सुनिए। इसके दो कैरेक्टर है, मैंने ऊपर क्या लिखा, डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील। अभी जब ये आपको समझ आएगा तब उसके बाद और क्लियर हो। दो या दो से ज्यादा ट्रेट, दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर है किसी एक जीन के, पर्टिकुलर जीन के, उसी को हम क्या बोलेंगे, एलील बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलील बोलेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर है डोमिनेंट और यहाँ पर है रिसेसिव। देखिए कैसे, जो हाइट है प्लांट की वो दो दो तरीके से होगी, कैसे, टू टाइप्स की होगी, या तो लॉन्ग होगी या फिर कैसी होगी, शॉर्ट होगी। क्लियर है। और कलर ऑफ पॉड, पॉड मतलब फली, जो पी देखा है ना आपने, फली जिसमें से छीलते हैं, उसमें दाने निकलते हैं, सीड निकलते हैं, है ना, वही होती है। तो उसका कलर कैसा होना चाहिए, कैसा होगा, ग्रीन। जो डोमिनेंट है वो है ग्रीन और ये है येलो। अब मैं एक बार बस इसे बनाने दीजिए, 2 मिनट का पेशेंस रखिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। शेप ऑफ पॉड कैसी होगी, राउंड, सॉरी 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 नहीं, राउंड नहीं, इन्फ्लेटेड और रिंकल। राउंड तो सीड का होगा, इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड का मतलब फूली हुई, यानी सारे उसमें दाने भरे हुए होंगे, और रिंकल का मतलब पिचकी हुई। तो वो कैसा करेक्टर है उसका, रिसेसिव। कलर ऑफ सीड कैसा होगा, येलो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रीन। कंफ्यूज मत होना दोनों। शेप ऑफ सीड कैसा हो जाएगा, शेप ऑफ सीड कैसा हो जाएगा, राउंड और रिंकल्ड, रिंकल्ड मतलब पिचका हुआ, है ना। और कलर ऑफ फ्लावर होगा पर्पल और वाइट। और यहाँ पर हाइट ऑफ, पोजीशन ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर होगी एक्सियल और टर्मिनल। ये दिख रही है सबको, एक बार आप देख लीजिए जल्दी से इसे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं आपको आगे समझाने जा रही हूँ, उसे ध्यान से सुनना है, बिल्कुल ध्यान से। क्लियर है सबको, ये क्लियर है। देखिए अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये कैरेक्टर्स लिए हैं उन्होंने, किसने लिए हैं ये, मेंडल सर ने, हमने नहीं लिए। 7 कैरेक्टर्स लिए थे उन्होंने डोमिनेंट एलील बताया और रिसेसिव एलील बताया। रिसर्च करने, कई सालों की रिसर्च करने के बाद बताया था उन्होंने। कैसे बताया, देख, उन्होंने हाइट ऑफ प्लांट ली, हाइट ली प्लांट की, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। अब मेरे को आप ये बताइए कि आप पेड़ उगा रहे हैं, कोई ना पौधा उगा रहे हैं, ठीक है, जो आपको सीड देगा बड़ा होके ना, तो आप कैसे चाहेंगे कि उसकी हाइट है वो कैसे होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, छोटा होना चाहिए वो। अब बड़ा होगा तो ज्यादा फल दे पाएगा, ज्यादा फ्रूट दे पाएगा, छोटा होगा तो ज्यादा फ्रूट नहीं दे पाएगा, है ना, क्लियर है। और आप फ्रूट के लिए बेसिकली इसे उगा रहे हैं, तो जो आप क्या चाहेंगे कि वो बड़ा हो, लंबा हो, और लेकिन वो छोटा हो जाता है। मान लीजिए छोटा आप नहीं चाहेंगे ना, बड़ा चाहेंगे, छोटा नहीं चाहेंगे। तो जो जो हमारा लॉन्ग कैरेक्टर है वो कैसा है, डोमिनेंट। डोमिनेंट कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जो खुद में ही बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब आप चाहेंगे कि ऐसा ही हो, हमारे लिए अच्छा है, वो हमारे लिए यूजफुल है ना। ज्यादातर वो कैसा होगा, हम चाहेंगे कि वो लंबा हो, है ना, ताकि वो हमें ज्यादा फ्रूट दे पाए, फल दे पाए। तो ऐसा, इसी कैरेक्टर को हम बोलेंगे डोमिनेंट। डोमिनेंट मतलब जो बड़ा होगा, जो खुद को शो कर पाएगा। ऐसा होता है ना, घर में एक छोटा होता है, बड़ा होता है, तो बड़ा भाई हमेशा वो खुद को शो करता रहता है, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, और अब छोटे जो भाई बहन होता है उनको डांटता रहता है। तो जो वो क्या है, डोमिनेंट कर, और वो क्या है, रिसेसिव। वो कब शो करेंगे खुद को, जब डोमिनेंट नहीं होगा। मान लीजिए कि जब भाई घर से चला गया तो वो खुद को कहेंगे, हाँ अब हम है, अब हम यहाँ के राजा है, अब यहाँ कोई नहीं है ना, इस तरीके से होता है ना। लेकिन जैसे ही डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा, यानी जैसे ही बिग ब्रदर जो बड़ा भाई वो आ जाएगा, वैसे ही वो फिर से
उनकी पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, मतलब वो कुछ काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि डोमिनेंट बड़ा आ गया। क्लियर है? ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है, हमने हाइट लिए प्लांट की, जो लॉन्ग है वो बड़ा डोमिनेंट कैरेक्टर है और यह है रिसेसिव शॉर्ट। देखिए कैसे, ये वाला आपका प्लांट है, ये बड़ा है, ठीक है, और ये वाला है आपका छोटा। क्लियर है? तो इसको हम किससे दिखाएंगे, ये आपका है डोमिनेंट, ये क्या है आपका डोमिनेंट, और ये है क्या है आपका रिसेसिव। अब क्लियर हुआ आपको थोड़ा सा, नहीं हुआ? ये क्या है लॉन्ग, और ये वाला क्या है शॉर्ट। क्या है शॉर्ट। अब देखिए इनको दिखाने के लिए हम ना, इनको दिखाने के लिए इसे ना टॉल लिख दीजिए, लॉन्ग थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लगेगा, आप टॉल लिखिए इसे, टॉल, टॉल एंड शॉर्ट। तो इसके ट्रेड क्या है, टॉल एंड शॉर्ट। तो ये वाला जो है आप चाहेंगे बड़ा हो, ये इसके डोमिनेंट है। इसी तरीके से कलर ऑफ पॉड, वो जो जिसमें से आप छील के बीज निकालते हैं, फली निकालते हैं, मटर निकालते हैं ना, उसे बोलते हैं पॉड। पॉड का कलर कैसे चाहेंगे आप, ग्रीन हो, येलोइश ना हो। जो येलोइश होता है वो सूख जाता है ना, बिल्कुल मतलब पक चुका होता है पूरी तरीके से, उसे आप फेंक देते हैं, वो रिसेसिव कैरेक्टर है। और ग्रीन कैसा है, डोमिनेंट है। नेक्स्ट है शेप ऑफ पॉड। शेप ऑफ पॉड कैसी होती है, इन्फ्लेटेड और रिंकल। आप क्या चाहते हैं, जो मटर का आप वो ले रहे हैं वो कैसा, भरा हुआ हो या फिर खाली हो। आप चाहेंगे ना कि भरा वो मटर का जो पूरा पॉड है जो आप ले रहे हैं, तो भरा हुआ होगा, फली जो हो रही है उसकी मटर की। तो जो भरी हुई है वो इन्फ्लेटेड है, यानी उसका कैरेक्टर क्या है, डोमिनेंट है ये। और रिसेसिव कैसा है, रिंकल, यानी पिचकी हुई है, दबी हुई है, तो वो आप नहीं लेना चाहेंगे। ऐसे ही जो कलर है सीड येलो होना चाहिए, ग्रीन। देखिए आपने देखा होगा ना, मटर में वो पिचकी सी रहती है, उसके अंदर ग्रीन छोटे छोटे दाने होते हैं, छोटे छोटे ग्रीन कलर के होते हैं, मीठे मीठे भी लगते हैं। तो आप वैसा तो नहीं लेना चाहेंगे कि सारी मटर आपकी ऐसी हो, तो आप फिर खाएंगे क्या छोटे छोटे दाने में। तो जो ये ग्रीन है वो रिसेसिव कैरेक्टर, रिसेसिव एलील है, और जो येलो है वो आपका डोमिनेंट एलील। कहाँ पर, कलर ऑफ सीड, कहाँ पर, कलर ऑफ सीड में। शेप ऑफ सीड में कैसा है, शेप ऑफ सीड में कैसा है, राउंड। आप चाहेंगे ना गोल गोल हो, पिचके पिचके ना हो, रिंकल्स ना हो, आप चाहेंगे कि इस तरीके के हो, है ना। क्या आप में से कोई चाहेगा कि इस तरीके का हो मटर का दाना, ऐसा चाहेगा, नहीं चाहेगा, ये चाहेगा कि ऐसे हो, है ना, पूरे राउंड शेप में हो। और उसके बाद कलर ऑफ फ्लावर पर्पल और व्हाइट, कैसा, पर्पल और व्हाइट। उसके बाद पोजीशन ऑफ फ्लावर एक्सियल और टर्मिनल। एक्सियल और टर्मिनल का मतलब क्या है, एक्सियल टर्मिनल देखिए मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, एक्सियल टर्मिनल का मतलब क्या है। जैसे ये आपका फ्लावर है, ठीक है, ये आपकी लीफ है, ये आपका फ्लावर है, ये आपकी लीफ है, और ये आपका फ्लावर, और एक ये है। तो ये आपका ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है आपको ये। देखिए जो बिल्कुल टर्मिनल पे आ रहा है, क्या आ रहा है, टर्मिनल पे आ रहा है ना फ्लावर, ये आपको दिख रहा है, दिख रहा है। देखिए जो बिल्कुल टर्मिनल, जो एंड पर है बिल्कुल ना, देखिए एंड पर है, इसे हम बोल रहे हैं टर्मिनल। और ये है एक्सियल, जो यहाँ पर आ रहा है साइड में, एक्सियल। तो अब मेरे को ये बताइए इन दोनों में से डोमिनेंट कौन सा है, एक्सियल। क्यों है डोमिनेंट, देखिए जितनी ब्रांचेस यहाँ पे निकलेंगे टर्मिनल में, जितनी ब्रांचेस निकलेंगी उनके लास्ट में एक फ्लावर निकल जाएगा। तो यानी जितने ब्रांचेस होंगे इतने फ्लावर होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर फ्लावर की जो नंबर है, फ्लावर का नंबर है वो कम होगा, तब फ्लावर कम होंगे तो क्या कम होगा, फ्रूट भी कम बनेगा। क्लियर है आपको। अब जो एक्सियल पोजिशन है वो डोमिनेंट है, क्यों है, क्योंकि जितनी ब्रांचेस निकलेंगी उनके साइड में से निकलते जाएंगे फ्लावर। समझ आया आपको। एक ब्रांच पे एक फ्लावर नहीं, दो फ्लावर भी निकल सकते हैं, तीन फ्लावर भी निकल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, यहाँ पे 2 फ्लावर्स, एक ब्रांच पे 2 फ्लावर है, बट टर्मिनल वाली पोजीशन में एक ब्रांच पर एक ही फ्लावर था। ये आपको समझ आ रही है बातें, जो बता रही हूँ आपको समझ आ रहा है। तो जो एक्सियल वाली है वो रिसेसिव है, सॉरी डोमिनेंट है। एक्सियल वाली डोमिनेंट क्यों है, क्योंकि वहां फ्लावर ज्यादा होंगे। अगर फ्लावर ज्यादा होंगे तो क्या ज्यादा होगा, फ्रूट भी ज्यादा होंगे। क्लियर है आपको चीजें ये, ठीक है। तो टर्मिनल वाली कैसी है, रिसेसिव है, हम नहीं चाहेंगे कि ऐसी हो। ये सब आपको क्लियर है।
सर ग्रीगर मेंडल ने इनकी डिस्कवरी की थी, रिसर्च की थी, जेनेटिक्स बनाया था, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, इसे पढ़ लेना। और किसके ऊपर रिसर्च की थी? पी प्लांट के ऊपर, पीजम सटाइवम पे, ठीक है। और ये मैंने इसलिए लिखा दिया, कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम पे, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि शेप ऑफ सीड क्या, कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है। क्लियर? तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे समझाती हूँ मैं कि और चीजें क्या क्या हैं जो पूछी जा सकती हैं या पूछी गई हैं अभी तक। क्लियर है सबको ये? मैं एक चीज और लिखवा देती हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट पेज के लिए क्यों छोड़ना है उसे। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, ये तो जेनेटिक्स के फादर थे। और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है? इससे लिख देती हूँ ब्लैक से, थॉमस मॉर्गन। कौन कौन है? थॉमस मॉर्गन। इन्होंने किसके ऊपर किया था? फ्रूट फ्लाई के ऊपर। किसके ऊपर? फ्रूट फ्लाई। और उसका साइंटिफिक नेम क्या है? ड्रोसोफिला। क्या नाम है उसका? ड्रोसोफिला। ये देख लीजिए एक बार, ये है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। क्या है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स? कौन है? ये कभी कोई एग्जाम में आपके पूछ लेता है। मॉडर्न, ये ध्यान रखिएगा वर्ड, ये मॉडर्न है, मॉडर्न, ठीक है। कौन है? थॉमस मॉर्गन। कौन है? थॉमस मॉर्गन। और किसके ऊपर इन्होंने रिसर्च की थी? फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है? जिस तरह से पी का नाम है पीजम सटाइवम, फ्रूट फ्लाई का नाम है ड्रोसोफिला। क्लियर है? आगे बढ़े अब हम आगे बढ़ते हैं क्रोमोसोम्स के पास, ठीक है। अब हमने जब मैंने यहाँ पर लिखवाया था आपको सीरीज, तो मैंने क्या लिखवाया था? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के बाद डीएनए, डीएनए के बाद जीन। तो अब हमने बात कर ली है जीन की, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर से कहाँ से? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद फिर से मैं डीएनए और जीन पर आऊंगी कि ये चीजें क्या क्या होती हैं। तो ये एक बार देख लीजिए कि क्रोमोसोम में होता क्या है। आपको ये तो पता ही है कि हमारी बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर। कितने होते हैं? 23 पेयर होते हैं। और नंबर्स में कितने होते हैं? 46। टोटल कितने होते हैं? 46। उसमें मैंने आपको, जब मैंने रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, तब मैंने उसमें आपको बताया था कि जो क्रोमोसोम का डिवीजन होता है वो 2 टाइप्स में होते हैं। बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं क्रोमोसोम, ऑटोसोम और एलोसोम, बताया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके एक बार देख लीजिए कि ऑटोसोम कौन से हैं, एलोसोम कौन से हैं। मैं एक बार फिर भी यहाँ पे बता दूंगी, आप एक बार सारी वीडियोस चेक कीजिए कि वीडियोस हैं कौन कौन सी, ठीक है। और समझने की कोशिश कीजिए, मैंने सारी चीजें वही बताऊंगी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, पूछी जाएंगी आगे। क्लियर है सबको? देखिए अब हम पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम यहाँ लिख लीजिए। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर। क्या बोला मैंने आपसे? क्या नाम बताया? स्ट्रासबर्गर। क्लियर है? स्ट्रासबर्गर इनका नाम है। इन्होंने डिस्कवरी की थी क्रोमोसोम की। और नाम किसने दिया था? वाल्डियर ने। किसने दिया था? क्रोमोसोम नेम गिवन बाय क्रोमोसोम नेम गिवन बाय किसने दिया था इसका नाम? वाल्डियर ने। किसने दिया था? वाल्डियर। ये आर है यहाँ पे, वाल्डियर। क्लियर? सभी को क्लियर हो गया? किसने दिया था इसका नाम? वाल्डियर ने। और डिस्कवर्ड किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने। किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने। अब होते कितने हैं? मैंने आपको अभी अभी बताया बिल्कुल। कितने होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर?
इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन बीइंग्स कितने होते हैं? 23 पेयर, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, नंबर में कितने हो गए? 46 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, 46 क्रोमोसोम आर प्रेजेंट। क्लियर है ये बात सबको? क्लियर है? किस तरीके से डिवाइड होते हैं ये? 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, 2 टाइप्स में। कौन कौन से? ऑटोसोम और एलोसोम। क्लियर है? ऑटोसोम में कितने आते हैं? 22 पेयर। कितने आते हैं? 22 पेयर आते हैं। किसमें आते हैं? ऑटोसोम में। और ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? दे डिसाइड स्किन कलर, हेयर लेंथ, हेयर कलर, ठीक है। और हमारे और भी जो करेक्टर हैं, जैसे हमारी आईज का कलर, यानी किससे रिलेटेड, ये मैंने कहाँ आपको पढ़ाया था? मैंने ये बताया था कि कहाँ होता है? सोमेटिक सेल्स में होता है ये वाला डिवीजन। जो ऑटोसोम होते हैं वो कहाँ डिवाइड करते हैं? सोमेटिक सेल्स के अंदर डिवाइड करते हैं। सोमेटिक सेल क्या होती है? जो ये हमारे करेक्टर वगैरह बनाती है सारे ना। ETC लिखा, फेस शेप, फेस कलर कैसा होगा, ठीक है, किस टाइप से नोज कहाँ लंबी होगी नाक या फिर चौड़ी होगी, इस तरीके का। और जो बाकी के बच्चे कितने? 1 पेयर। क्या बोला मैंने? 1 पेयर क्या है हमारा? ओलोसोम। क्या है हमारा? ओलोसोम। ओलोसोम को और क्या कहते हैं? सेक्सुअल क्रोमोसोम। सेक्सुअल क्रोमोसोम्स। क्लियर है? 1 पेयर हो गया। 1 पेयर में भी कौन कौन सा? एक होता है XX और एक होता है XY। जो XX होता है वो गर्ल का होता है या फिर फीमेल का होता है, जो XY होता है वो किसका होता है? बॉय का होता है, यानी कि मेल का होता है। क्लियर है? ये क्लियर है? 1 पेयर। और ये क्या करता है? यही हेल्प करते हैं किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्या करते हैं ये? या फिर मैं लिख सकती हूँ टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या लिखा है मैंने? दोबारा एक बार देख लीजिए। यहाँ पर क्या करते हैं? ये जेंडर डिसाइड करते हैं, जेंडर। क्लियर? और एलोसोम्स क्रोमोसोम क्या करते हैं? टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है सबको ये? क्लियर है? एलोसोम क्या करते हैं, ऑटोसोम क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स पता चल गया आपको? नहीं समझ आया तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनिए मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। देखिए, जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं उसकी डिस्कवरी किसने करी थी? स्ट्रासबर्गर ने। किसने करी थी? स्ट्रासबर्गर ने। और जो नेम है, ये जो क्रोमोसोम नाम है वो किसने दिया था? वाल्डियर ने। किसने दिया था? वाल्डियर ने। जो ह्यूमन बीइंग है, हम लोग हैं, इंसान हैं जो, उनके अंदर 23 पेयर होते हैं टोटल। कितने होते हैं? 23 पेयर, या फिर नंबर से बोलना चाहें तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, जो कि डिवाइड होते हैं ऑटोसोम, क्रोमोसोम और एलोसोम। ऑटोसोम वो पार्ट होता है जो 22 पेयर्स, यानी जो डिसाइड करता है हमारा स्किन का कलर, हमारा हेयर, हमारी नोज की शेप, हमारे नोज की लेंथ, हमारी आईज की लेंथ, जो भी हमारी बॉडी के कैरेक्टर है ना, जो फिजिकल अपीयरेंस है हमारी, वो कौन डिसाइड करता है? ऑटोसोम क्रोमोसोम। कौन से? ऑटोसोम क्रोमोसोम। और ऑटोसोम क्रोमोसोम है वो किसे बनाते हैं? सोमेटिक सेल को बनाते हैं, है ना। सोमेटिक सेल वो सेल होती है जो हमारे बॉडी के फिजिकल अपीयरेंस को क्या करती है? डिसाइड करती है कि हम लंबे होंगे, छोटे होंगे, अगर सेल डिवीजन हो जाएगा प्रॉपर। तो ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है? हमारी फिजिकल अपीयरेंस को कौन डिसाइड करता है? सोमेटिक कैरेक्टर। मतलब क्रोमोसोम कौन से होते हैं, उनका नाम क्या होता है? ऑटोसोम क्रोमोसोम। अब नेक्स्ट आते हैं एलोसोम क्रोमोसोम, या फिर हम इन्हें बोल देते हैं सेक्सुअल क्रोमोसोम। सेक्सुअल क्रोमोसोम में कितने पेयर होते हैं? 1 पेयर। 1 पेयर मतलब या तो XX होगा या फिर XY होगा। अगर XX है तो जो वो बेबी है, मैंने बताया था ना आपको, बेबी का जो जेंडर है वो डिसाइड होता है किस तरीके से। जो XX है वो फीमेल बनेगी, मदर वाला पार्ट होगा, जो मदर है वो, मेरा कहने का मतलब है XX होंगे तो वो फीमेल होगी, XY होंगे तो वो कौन होगी? वो कौन होगा? मेल होगा। क्लियर है आपको? तो जेंडर किसके बेसिस पर डिसाइड होगा?
एलोसोम के ऊपर, यानी कि सेक्सुअल क्रोमोसोम के बेसिस पे क्या होगा, जेंडर डिसाइड होगा। किसका, बेबी का, जो बेबी होने वाला है ना, जो बेबी होगा मतलब ऑफस्प्रिंग, जो पेरेंट बेबी बनाएंगे उसका जेंडर किस बेसिस पे डिसाइड होगा, क्रोमोसोम के, एलोसोम क्रोमोसोम के ऊपर। और ये क्या करेंगे, यही एलोसोम क्रोमोसोम से जो क्या करेंगे, पार्ट लेंगे किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और उसके बाद बनाएंगे क्या, क्या बनाएंगे, या तो गर्ल बनाएंगे या बॉय बनाएंगे। और किसके ऊपर डिपेंड करता है कि बॉय चाइल्ड होगा या गर्ल चाइल्ड होगी, फादर के ऊपर। किसके ऊपर, फादर के ऊपर, मेल के ऊपर। क्लियर है आपको बात, क्लियर है, सबको समझ आ गया यहाँ तक, सबको समझ आ गया है यहाँ तक। तो अब बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करें। अब क्रोमोसोम की बात हो चुकी है, तो अब हम किसकी बात करेंगे, डीएनए की बात करेंगे। डीएनए की जब बात हो जाएगी तो फिर हम जीन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके रिलेटेड कुछ और टर्म्स हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंटिंग वगैरह क्यों होती है, कैसे होती है, किसके बेसिस बताया जाता है। आपने देखा होगा ना मूवीज में, कैसे पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर क्रिमिनल कौन था, वो नेल्स मिलता है, ब्लड सैंपल मिलता है, उसे कलेक्ट करते हैं, हेयर्स मिलते हैं। तो वो सारी बातें ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिटेल में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, और अच्छे से पढ़ लीजिए। और बाकी सारी वीडियोस जो पुरानी अपलोड हो चुकी हैं उनको भी देख लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि वो भी यहाँ से क्या कर सकें, बायो को कंप्लीट कर सकें, और हर एक एग्जाम की तैयारी वो अच्छे से तैयार होता है हर एक एग्जाम के लिए, उन्हें फिर साइंस ना दोबारा ना पढ़नी पड़े, बायोलॉजी दोबारा ना पढ़े। क्लियर है सबको, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।